हाय एवरीवन, वेलकम टू द मार्कर। मेरा नाम है रितिका रानी और मैं हूं आपकी बायोलॉजी एजुकेटर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ह्यूमन फिजियोलॉजी, जिसमें पहला चैप्टर है हमारे पास ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ओके, सो सबसे पहले हम टर्म समझते हैं ब्रीदिंग। ब्रीदिंग से क्या समझ में आता है? देखो, ब्रीदिंग जब भी हम बात करते हैं तो हम नॉर्मल लेमैन लैंग्वेज में हमेशा बोलते हैं कि ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। ठीक है, ब्रीदिंग का मतलब क्या होता है? सांस लेना। जो हम सांस ले रहे हैं, सांस छोड़ रहे हैं, यूजुअली हम बोलते हैं ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, ब्रीदिंग। ठीक है, अब हम कभी कभी रेस्पिरेशन अगर किसी को बोलो तो रेस्पिरेशन का मतलब भी लोग यही बोल देते हैं कि सांस लेना। ठीक है, ब्रीदिंग को भी सांस लेना, रेस्पिरेशन को भी सांस लेना। पर क्या ये दोनों टर्म्स सेम है? हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं कई बार कि ब्रीदिंग को रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन को ब्रीदिंग बोल दिया। पर ये दो टर्म्स जो होते हैं बायोलॉजिकल सेंस में सेम नहीं होते हैं। ठीक है, ब्रीदिंग का बेसिक मीनिंग बस इतना है कि सांस ले रहे हैं, हमारा जो ऑक्सीजन है वो सेल्स तक पहुंच रहा है और सेल्स से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ रहे हैं। ब्रीदिंग में इतना ही पार्ट आता है। तो ब्रीदिंग में हमारे पास क्या क्या पार्ट आ जाएगा? ब्रीदिंग में इन एंड आउट ऑफ एयर। ठीक है, इन एंड आउट ऑफ एयर। अब एक पार्ट और है हमारे पास, रेस्पिरेशन। अब देखो, रेस्पिरेशन में क्या होता है? रेस्पिरेशन जब भी हम डिफाइन करेंगे तो बोलेंगे ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ठीक है, ब्रीदिंग ये हो गया। रेस्पिरेशन की जब भी हम बात करेंगे तो रेस्पिरेशन को हम डिफाइन कैसे करते हैं? ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू रिलीज एनर्जी। ओके, अब ये एनर्जी कहाँ से आता है? फूड से आता है। जो भी हम खाना खाते हैं, हम बोलते हैं ना खाना खाओ एनर्जी मिलेगी। खाना बेसिकली हम इसीलिए खाते ही है ताकि वो टूटे और हमको एनर्जी प्रोवाइड करे। ठीक है, टेस्ट के लिए खाना हमने अभी शुरू किया है, पर जो बेसिक रिक्वायरमेंट था खाना खाने का, जो हमारे एंसेस्टर्स थे वो खाना सिर्फ इसीलिए खाते थे क्योंकि एनर्जी चाहिए सारे काम करने के लिए। ठीक है, जाकर उनको जंगलों में हंटिंग करना पड़ता था, अपनी जिंदगी चलाने के लिए उनको काम करना पड़ता था। क्यों? इस वजह से वो खाना खाते थे, ठीक, ताकि उनको एनर्जी मिल सके। राइट, अब चीजें आ गई है, अब आ गया गोलगप्पे, समोसे, मोमोज, पानीपुरी सब। ठीक है, अब हम टेस्ट के लिए खाना शुरू कर चुके हैं, पर बेसिक रिक्वायरमेंट खाने का क्या है कि हमको एनर्जी मिले। तो जब भी खाना जो भी हम खाते हैं उससे जो भी वो टूटता है वो क्या रिलीज करेगा? एनर्जी। और इस एनर्जी को रिलीज करने के लिए इस पूरे प्रोसेस में जो ब्रेकडाउन ऑफ फूड हो रहा है वहां पर क्या जरूरत है? ऑक्सीजन की जरूरत है। ठीक है, जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा हम एनर्जी, देखो ऑक्सीजन नहीं होगा तो भी हम एनर्जी थोड़ा तो बनाएंगे ही खाने से। ठीक है, ऑक्सीजन अगर बहुत कम हुआ तो भी कुछ एनर्जी बनेगी, खाना टूटेगा, कुछ एनर्जी बनेगी, पर वो एनर्जी बहुत ही कम होती है। ओके, तो ऑक्सीजन हमको क्यों चाहिए? ताकि हम जो भी खाना खा रहे हैं ना उससे हम मैक्सिमम एनर्जी डिराइव कर सकें। अदरवाइज तो हमारा खाना खाना वेस्ट हो जाएगा क्योंकि हम एनर्जी डिराइव ही नहीं कर पा रहे उस लेवल में। ओके, तो बेसिकली हम ब्रीदिंग करते ही इसीलिए ताकि बॉडी में ऑक्सीजन जाए। बॉडी में जितना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जाएगा फूड को उतने एफिशिएंसी से यूटिलाइज कर लिया जाएगा। फूड को एफिशिएंसी से यूटिलाइज का मतलब कि हम उससे मैक्सिमम एनर्जी बना सकते हैं। ठीक है, तो ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस समझ में आया? ब्रीदिंग मतलब जो भी हम सांस ले रहे हैं और सांस छोड़ रहे हैं वो हो गया ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन में हम उस ऑक्सीजन को जो हम लेते हैं उस ऑक्सीजन को यूज करते हैं ताकि फूड को ब्रेक डाउन करे और एनर्जी बनाए। ठीक है, अब उस दौरान क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। सेल्स काम कर रही है तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, उसको वापस से बाहर सांस के थ्रू छोड़ देंगे एटमॉस्फेयर में। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस है। बेसिकली ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है और ये एक केमिकल प्रोसेस होता है। ठीक है, ये जो ब्रीदिंग होता है ये एक फिजिकल प्रोसेस होता है और जो रेस्पिरेशन होता है वो एक केमिकल प्रोसेस होता है। समझ में आया? हमें इस चैप्टर में सिर्फ ब्रीदिंग पढ़ना है। ठीक है, ब्रीदिंग पढ़ना है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ये चैप्टर का नाम ही है। रेस्पिरेशन वाला पार्ट जो है वो हम पढ़ते हैं प्लांट फिजियो में। ठीक है, जहाँ पर फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन वो सब आता है। अब वो रेस्पिरेशन हम पढ़ते भले प्लांट में पर सेम एग्जैक्ट वही चीजें हमारे बॉडी में भी होती है।
ठीक है। तो यहाँ पर हम कवर करने वाले हैं ब्रीदिंग। अब ब्रीदिंग में हमको सबसे पहले जानना है कि जो भी हम बोलते हैं कि सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन हम ब्रीद इन कर रहे हैं, ठीक है, उसका पाथवे क्या होने वाला है। ओके, पाथवे मतलब जैसे अगर हम किसी भी रास्ते से जा रहे हैं तो हमें पता है कि अगर हम इस रास्ते में चलेंगे तो हम इस जगह पर पहुंचेंगे, राइट। अगर जैसे ट्रेन्स है, ट्रेन्स एक ट्रैक पर चलेगी तो पता है ड्राइवर को कि हम इस ट्रैक पर जाएंगे तो इस शहर में पहुंचेंगे, इस ट्रैक में जाएंगे तो दूसरे शहर में पहुंचेंगे। तो एक पाथवे होता है, ठीक है, एक डेफिनेट पाथवे होता है जिसके थ्रू हमको डेस्टिनेशन में पहुंचना होता है। तो एयर भी एक डेफिनेट पाथवे से हमारे बॉडी में ट्रेवल करती है। ऐसा नहीं कि सांस, नाक से सांस लिया और बॉडी में पूरे फैल गई एयर, ऐसा नहीं होता है। एक पाइप होता है, एक पाथवे होता है, एक सिस्टम होता है कि हम नाक से सांस लेंगे, वो एक जगह पर जाएगी, फिर वहां से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा पूरे बॉडी को, ठीक है। तो हमको यही पढ़ना है कि पाथवे क्या होता है। रेस्पिरेशन मतलब जो हम ब्रीद कर रहे हैं उसमें एयर का पाथवे क्या है, कहाँ से कहाँ जा रही है, फिर कहाँ जा रही है, फिर बॉडी में कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, ठीक है। तो हम रेस्पिरेटरी पाथवे नेक्स्ट पढ़ने वाले हैं। मिल जाता है जब हम एनिमल किंगडम पढ़ते हैं, ठीक है, कि फिश जो है वो गिल्स से रेस्पिरेशन करते हैं, एम्फीबियंस में क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन होता है। तो जैसे उसी तरीके से हमारे ह्यूमंस में क्या होता है, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सबसे पहले ये जानना है। अब पल्मोनरी रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, देखो पल्मोनरी वर्ड जहां पर भी आएगा मतलब होता है वो लंग्स से रिलेटेड कुछ भी आ रहा है, ठीक है। तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन मतलब लंग्स इन्वॉल्व होते हैं उस रेस्पिरेशन में, मतलब जो भी हम सांस ले रहे हैं, ठीक है, उस एयर का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है उसमें लंग्स एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसे हम कहते हैं क्या, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। तो ह्यूमंस में किस टाइप का रेस्पिरेशन होता है, पल्मोनरी। पल्मोनरी वर्ड से हम क्या समझते हैं, पल्मोनरी मतलब रिलेटेड टू लंग्स, ठीक है। सिमिलरली फिश में क्या होता है, गिल्स से रेस्पिरेशन होता है। एम्फीबियंस जैसे फ्रॉग में हो गया, वो क्यूटिकुलर रेस्पिरेशन करते हैं, मतलब उनके स्किन से ही रेस्पिरेशन हो जाता है। उनके स्किन जो होता है, स्किन में क्या होता है, स्किन से एयर का एक्सचेंज हो सकता है, हमारे तो नहीं हो सकता है। हमारा तो एक ही ऑप्शन है, या तो नाक से सांस अंदर जाएगा बाहर जाएगा, या तो मुंह से। यूजुअली माउथ से बोला जाता है ब्रीद इन या ब्रीद आउट नहीं करने, क्योंकि जो भी जर्म्स होंगे, जो भी चीजें बाहर में पोल्यूशन होगा वो माउथ में फिल्टर नहीं हो पाता। हमारे नाक में नेजल हेयर्स होते हैं, राइट। तो उस हेयर का काम ही यही है कि उसको जो भी पोल्यूशन है, डस्ट है, उसको फिल्टर आउट करे, या बैक्टीरिया वायरस कुछ भी जा रहा है तो उसको फिल्टर कर देगा, तो क्लीन एयर जाएगा हमारी बॉडी में। अब फैशन में कुछ लोग क्या करते हैं, नाक के बाल ही हटवा लेते हैं, तो वो सेफ नहीं होता है। नाक के बाल मिले ही हमें इसीलिए क्योंकि एयर को फिल्टर हो सके, राइट। तो हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि एटमॉस्फेयर से सबसे पहला पार्ट जो होता है हमारा, हमारे पूरे रेस्पिरेटरी सिस्टम में, वो मतलब पार्ट्स हम कवर करेंगे, उसमें से सबसे पहला एटमॉस्फेयर से कहाँ जाता है एयर, हमारे नेजल चेंबर में। और नेजल चेंबर में कैसे जाता है, थ्रू आवर नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं हमारा रेस्पिरेटरी पाथवे। ओके, तो रेस्पिरेटरी पाथवे में सबसे पहला क्या हो गया हमारा, नॉस्ट्रिल्स, ठीक है। सबसे पहले नॉस्ट्रिल्स हुआ, उसके बाद कहाँ एयर जाएगा, नेजल चेंबर में। नॉस्ट्रिल से कहाँ जाएगा, नेजल चेंबर में। एक रफ डायग्राम बना के देखते हैं, ठीक है। देखो ये हो गया हमारा नाक, ठीक है, नॉस्ट्रिल्स। देखो नॉस्ट्रिल्स से एयर जो जाएगा वो कहाँ जाएगा, यहां से। अब देखो एयर का ट्रांसपोर्ट कैसे होगा, नाक है, नाक से जो है ये इस कैविटी में जा रहा है, इसको हम क्या कहते हैं, नेजल चेंबर। यही है हमारा नेजल चेंबर, ठीक है। पहले यहां पर जाएगा, ओके। इसके बाद नेक्स्ट जाएगा हमारा एयर जो है वो जाता है फेरिंग्स में। अब देखो फेरिंग्स क्या होता है, फेरिंग्स जो होता है वो हमारा कॉमन पैसेज होता है फूड का एंड एयर का, ओके। फेरिंग्स क्या है,
कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। ओके, मतलब ये वाला जो पार्ट होगा, ये पोर्शन, ठीक है, ये हमारा फेरिंग्स होता है। ओके, अब फेरिंग्स में जब फूड और एयर एक साथ जाता है उसके बाद डिवीजन होता है। ठीक है, फेरिंग्स मतलब एक चौक या चौराहे की तरह हो गया कि एक चौराहे पर हम आ गए हैं, अब हमें पता है कि हमें किस साइड जाना है, हमें डेस्टिनेशन पता है कि हम इस रोड को पकड़ेंगे तो इधर पहुंचेंगे, इस रोड को पकड़ेंगे तो इधर पहुंचेंगे। ठीक है, तो फेरिंग्स तुम्हारा एक चौराहे, चौराहा तो नहीं क्योंकि उसके बाद दो ही डिवीजन होता है, तो फेरिंग्स एक तुम्हारा कॉमन ग्राउंड है। ठीक है, इसके बाद या तो वो फूड पाइप में एंटर करेगी, जो भी चीजें फेरिंग्स में आएंगी, या तो वो विंड पाइप में एंटर करेगी। ठीक है, तो फेरिंग्स का डिवीजन, फेरिंग्स जो होता है कॉमन पैसेज होता है फॉर फूड एंड एयर। अब यहां पर डिवीजन हो जाएगा किस किस का, एक हो जाएगा हमारा विंड पाइप और एक हो जाएगा हमारा फूड पाइप। ठीक है, यहां तक आ गए हम, यहां पर देख लेते हैं। और ये देखो आगे साइड, ठीक है, वेंट्रल साइड, बॉडी के वेंट्रल साइड जो होता है वो होता है हमारा विंड पाइप। ये वाला जो, ये जो पाइप है, ठीक है, ये वाली आगे वाली पाइप है, ये होती है विंड पाइप। और ये जो डॉर्सल साइड में होता है ये होता है हमारा फूड पाइप। अब ये डॉर्सल और वेंट्रल कैसे पता चलता है, कि मैंने बोला अभी डॉर्सल साइड जो होता है हमारा फूड पाइप होता है, वेंट्रल साइड विंड पाइप होता है। तो डॉर्सल और वेंट्रल हम डिफाइन करते हैं कि अगर एक जानवर है, जैसे इंसान भी एक सोशल एनिमल होता है, ठीक है, अगर एक जानवर है जो चार पैर पे चल रहा है तो उसका जो भी पोर्शन आकाश की तरफ फेस करेगा टुवर्ड्स स्काई, ठीक है, उसको हम कहते हैं डॉर्सल साइड, और जो जमीन की तरफ फेस करता है उसको वेंट्रल साइड। तो अगर हम भी चार पैर पर चल रहे होते हैं तो अगर जो हमारा पीठ का साइड जो होता है वो स्काई की तरफ फेस करेगा तो हमारा पीठ के साइड हम क्या बोलेंगे, वो डॉर्सल है। तो हमारा जो फूड पाइप होता है वो पीछे की साइड होता है, ठीक है, कंपेयर्ड टू आवर विंड पाइप। विंड पाइप जो होता है वो सामने की साइड होता है, तो हम क्या बोल देते हैं, विंड पाइप इज वेंट्रल एंड फूड पाइप डॉर्सल होता है, राइट। अब हमें क्या फोकस करना है, हमें यहाँ पे फोकस करना है विंड पाइप पे। फूड पाइप जो होता है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ाया जाता है, जो आपकी सिलेबस से हट चुका है। फूड पाइप जो होता है उसको हम ईसोफेगस भी कहते हैं। ओके, हमें क्या करना है, हमें एयर को भेजना है। अब एयर कहाँ जाएगा, ऑब्वियस सी बात है विंड पाइप में जाएगा, फूड पाइप में तो जाएगा नहीं। ठीक है, अब एयर जो है विंड पाइप में जाता है, उसके पहले बहुत सारे दरवाजे हैं, ठीक है, बहुत सारे नहीं, एक दरवाजा है जिसको क्रॉस करना पड़ता है। ठीक है, तो यहां से आगे कंटिन्यू हो रहा है हमारा। नेक्स्ट आ जाते हैं हम विंड पाइप। अब देखो विंड पाइप का जो ओपनिंग, ठीक है, यहां पर ओपनिंग यहां पर इस तरीके का होगा। लेट्स ड्रॉ हियर, ये देखो ये पाइप है, तो इसका जो ओपनिंग जो होता है उसे हम क्या कहते हैं, ग्लॉटिस। इस ओपनिंग को हम कहते हैं ग्लॉटिस। ओके, तो हम सबसे पहले कहाँ आएंगे, ग्लॉटिस में। ठीक है, ग्लॉटिस को कवर करता है एक कार्टिलेजिनस फ्लैप लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम कहते हैं एपीग्लॉटिस। एपी मतलब ऊपर, ग्लॉटिस के ऊपर है इसलिए उसका नाम दिया गया एपीग्लॉटिस, और ये एक कार्टिलेज का बना होता है। ठीक है, इसका नाम है क्या, एपीग्लॉटिस। इस तरीके से कवर करता है। ठीक है, इस तरीके से कवर करेगा। ये ग्लॉटिस हुआ हमारा और ये हो गया एपीग्लॉटिस, राइट। ये हमारा हो गया एपीग्लॉटिस। अब देखो ये ग्लॉटिस और एपीग्लॉटिस क्यों जरूरी होता है, ग्लॉटिस एंड एपीग्लॉटिस।
अब ये ग्लॉटिस एंड एपिग्लॉटिस जरूरी क्यों होता है? क्योंकि हम कभी कभी क्या करते हैं यूजुअली, वैसे तो फूड पाइप में फूड जाना चाहिए और विंड पाइप में विंड जाना चाहिए, एयर जाना चाहिए जो हम सांस ले रहे होते हैं, पर कंफ्यूजन ना हो जाए या फिर कोई बॉडी में मतलब जरा सा भी दिक्कत ना हो, ठीक है, कोई बॉडी बिल्कुल चांस नहीं लेना चाहती है कि गलती से भी फूड और वाटर जो है विंड पाइप में नहीं एंटर करना चाहिए। इस वजह से विंड पाइप जो है उसको हमेशा एपिग्लॉटिस कवर कर लेगा जब भी फूड पास होगा, ठीक है। जैसे ही हमने कुछ खाना खाया तो सबसे पहले कहाँ जाएगा? फेरिंग्स में। अब फेरिंग्स में फूड आ चुका है तो जैसे ही फेरिंग्स में फूड आएगा, बॉडी को पता है कि भाई अब फूड है तो इसको भेजना किसको, किसमें, हमको फूड पाइप में भेजना है। तो एपिग्लॉटिस जो है, जैसे ये हमारा ग्लॉटिस है ऊपर का जो पार्ट है, एपिग्लॉटिस उसको कवर कर लेगा, ठीक है। तो गलती से भी एक भी दाना या एक भी बूंद पानी का विंड पाइप में ना चला जाए, इस वजह से ये एपिग्लॉटिस हमेशा कवर कर लेगा जब भी फूड या वाटर जा रहा होगा फेरिंग्स से, ठीक है। फेरिंग्स से पास होगा तो अल्टीमेटली उसको चांस ही नहीं मिलेगा कि वो विंड पाइप में चला जाए, हमेशा फूड पाइप में ही जाना चाहिए। अब इसमें हम क्या करते हैं गलती, कभी कभी हम दौड़ते भागते हुए पानी पी लेते हैं, या फिर हम बात कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बात कर रहे हैं, या फिर चलते चलते पानी पी रहे हैं, सीढ़ी चढ़ते उतरते पानी पी रहे हैं। ये सब चीजें इस वजह से क्या होता है, कभी कभी फूड का एक दाना या थोड़ा सा कुछ पार्टिकल्स या पानी के एक दो बूंद क्या होते हैं विंड पाइप में गलती से चले जाते हैं, जो कि होना तो नहीं चाहिए, बट क्यों हुआ? क्योंकि हमने कंफ्यूजन क्रिएट किया, हमारी गलती की वजह से। हमेशा बड़े बोलते हैं कि आराम से बैठ के खाना खाओ, आराम से बैठ के पानी पियो, क्यों? क्योंकि उनको बेसिक साइंस शायद नहीं पता होगा, ठीक है, कि ऐसा ऐसा चीजें होती है, एपिग्लॉटिस कवर कर लेगा बट कंफ्यूजन हो सकता है, गलती से विंड पाइप में चला जाएगा, मे भी उनको नहीं पता होगा, बट उन्हें ये पता है कि आराम से बैठ के खाना खाना है, आराम से बैठ के पानी पीना है, चलते चलते दौड़ते भागते बात करते हुए नहीं करना है, ठीक है। तो क्या हो जाता है, कई बार हमारी गलती होती है, हम भाई आजकल के जेंजी हो तुम लोग, टाइम वैसे ही नहीं, हर चीज में जल्दी 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 करना है, पेशेंस नाम की चीज नहीं है, तो हर चीज हम चाहते हैं मल्टीटास्किंग करना, ये भी कर लेंगे वो भी कर लेंगे, चलते भागते हुए खाना भी खा लेंगे, पानी भी पी लेंगे, मीटिंग है, ये है, कॉलेज है, लेक्चर अटेंड करना है, लेट हो रहा है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कई बार इन गलतियों की वजह से क्या हो जाता है, फूड का कोई पार्टिकल या पानी का एक दो ड्रॉप अगर विंड पाइप में गलती से चला गया तो वहां क्या होता है, एक कफिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, क्योंकि चला तो गया गलती से, अब बॉडी को उसको रेक्टिफाई करना है, राइट। तो रेक्टिफाई करने के लिए कफिंग रिफ्लेक्स होता है जिसको हम कहते हैं सरक गए हैं, है ना। अब वो फूड पार्टिकल या पानी का जो बूंद जो भी गया है विंड पाइप में उसको बाहर निकाला जाएगा बॉडी के। अब वो नाक से भी बाहर निकल सकता है या फिर मुंह से बाहर निकल सकता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं कफिंग रिफ्लेक्स। ये होता है, ठीक है, गलती से चला गया बट अब जाने तो नहीं दे सकते ना, लंग्स में चला जाएगा, वो नहीं अलाउ कर सकते हम, तो उसको सही करना है, गलती हुई है बट हमें सही करना है, ठीक है। ये होता है कफिंग रिफ्लेक्स। अब देखो, ग्लॉटिस जो होता है वो किसका ओपनिंग कहते हैं हम लोग, ठीक है। ग्लॉटिस जो होता है हम कहते हैं विंड पाइप का ओपनिंग है, बट ग्लॉटिस के जस्ट बाद क्या आता है, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स मतलब इसको हम कॉमन लैंग्वेज में कहते हैं वॉइस बॉक्स, ठीक है। उसके बाद जो हमारा एक्चुअल जो ट्रेकिया होता है वो होता है हमारा विंड पाइप। तो ग्लॉटिस के बाद हम क्या कहते हैं, क्या आता है हमारे पास, लैरिंग्स, ठीक है। लैरिंग्स, इसको कॉमन टर्म में क्या कहा जाता है, वॉइस बॉक्स। अब देखो, लैरिंग्स वॉइस बॉक्स होता है, मतलब जो भी हम बात कर रहे हैं अभी, जो हम लोग बोल पा रहे हैं एक दूसरे से, वो क्यों, मतलब आवाज कैसे निकल रहा है, वो हमारे वॉइस बॉक्स की वजह से निकल रहा है, ठीक है। यहाँ पर होता है लैरिंग्स, ये होता है हमारा वॉइस बॉक्स। यहाँ पर ऐसे हाथ रखोगे वॉइस चेंज हो जाएगा, है ना। यहीं से हमारा साउंड का प्रोडक्शन होता है, हम जो भी बोलते हैं वो यहाँ से होता है, ओके। अब ये लैरिंग्स जो होता है वो मेल और फीमेल में थोड़ा सा डिफरेंट होता है, ओके। देखो, जब तक मेल प्यूबर्टी नहीं पहुंचा है, ठीक है, प्यूबर्टी जब तक नहीं पहुंचा है तब तक तो मेल और फीमेल का कोई इतना ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, पर जैसे ही मेल्स प्यूबर्टी में पहुंचते हैं अराउंड देयर टीनेज 13 14 15 ईयर्स के आसपास, ओके, तो क्या होता है, उनका यहाँ वाला पार्ट जो होता है बाहर की तरफ थोड़ा सा निकल जाता है, जिसको हम कहते हैं एडम्स एप्पल, ठीक है। क्या कहते हैं, ये लैरिंग्स जो होता है मेल में इनलार्ज हो जाता है, कब होता है, एट प्यूबर्टी,
ओके। और ये प्यूबर्टी पे ही इनलार्ज क्यों होता है? क्योंकि प्यूबर्टी वो स्टेज है जहां पर हार्मोन्स बनना शुरू होते हैं। तो मेल हार्मोन जो होता है टेस्टोस्टेरोन जब बनना शुरू होगा, उसके इन्फ्लुएंस में जो लैरिंग्स होता है वो थोड़ा सा बाहर की तरफ निकलता है, वो साइज में लार्ज होता है, ठीक है। उसी को हम कहते हैं एडम्स एप्पल। ओके। अब इसी की वजह से क्या होता है, वॉइस में चेंज होता है। कभी भी नोटिस करना, बॉयज में प्यूबर्टी, जैसे प्यूबर्टी रीच करते हैं बॉयज, ठीक है, उनका वॉइस थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू होगा। क्यों? क्योंकि टेस्टोस्टेरॉन बनना शुरू होता है और इसी वजह से यहाँ पर चेंज आता है वॉइस में, राइट। ये फीमेल्स में नहीं होता है। ओके। फीमेल्स में ऐसे कोई चेंजेस नहीं आते हैं, क्योंकि फीमेल्स में जैसा है वैसे ही रहेगा। टेस्टोस्टेरॉन है नहीं फीमेल्स में, मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में होता है, ठीक है। उसको फीमेल हार्मोन ओवर पावर कर लेते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में टेस्टोस्टेरॉन होता है, तो इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं क्रिएट करता। तो फीमेल्स की वॉइस में कोई चेंज बहुत मिनिमम आते हैं, पर मेल्स के वॉइस में बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आता है प्यूबर्टी के बाद। ओके। ये हो गया हमारा लैरिंग्स। अब लैरिंग्स के बाद क्या पार्ट आता है हमारा? लैरिंग्स के बाद एयर कहाँ जाएगा? ट्रेकिया में, ठीक है। लैरिंग्स के बाद हमारा जाता है एयर ट्रेकिया में। अब देखो ट्रेकिया क्या होता है, एक पाइप तरीके का होता है, ये हमने बोल दिया। ये वाला पार्ट हो जाएगा हमारा लैरिंग्स का, ठीक है। ये ओके। ये वाला पार्ट हो गया हमारा लैरिंग्स। अब ट्रेकिया जो है, ये पूरा पोर्शन, ये पोर्शन क्या होता है? ट्रेकिया। अब ये ट्रेकिया जो है आगे जाकर डिवाइड कर जाता है, ठीक है। हमारे पास, हम जानते हैं, दो लंग्स होते हैं हमारे पास, एक लेफ्ट लंग एक राइट लंग। तो अब लंग्स में एक ही ट्रेकिया है, ठीक है। दोनों लंग्स में जाना है तो यहाँ पर एक जगह पर आके ये डिवाइड कर जाएगा इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रांच, ठीक है। और ये दोनों लंग्स में एंटर कर जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो डिवीजन होता है किस लेवल पर होता है बॉडी में, ये हमें याद रखना जरूरी है। देखो हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, पीठ में जो रीढ़ की हड्डी हम बोलते हैं, वर्टिब्रल कॉलम। अब वो वर्टिब्रल कॉलम में हमें पता है लंबर, थोरैसिक, सर्वाइकल, थोरैसिक, लंबर होते हैं, ठीक है। ये डिविजन्स होते हैं। अब उसमें थोरैसिक वर्टिब्रा, जो फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा है, उसके लेवल पर ये डिवीजन होता है। मतलब मान लो ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, तो पीछे के साइड जो हमारा फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा होगा, आगे के साइड में उसी लेवल पर हमारे जो ट्रेकिया है उसी लेवल पर आके दो में डिवाइड होगा, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ठीक है। उसके बाद वो लंग्स में एंटर करेगा। तो ये जो डिवीजन हो रहा है, ये जो डिवीजन हो रहा है, ये लेवल, ये कौन से लेवल पर होता है? ये होता है फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रे के लेवल पर। ओके। तो कभी भी क्वेश्चन आए तो ट्रेकिया क्या करेगा? डिवाइड करेगा। और किस में डिवाइड करेगा? जो डिवीजन होता है इसको हम क्या बोलते हैं? यहां तक तो ट्रेकिया है, ये जो डिवीजन हो रहा है इसको हम क्या बोलते हैं? प्राइमरी ब्रोंकाई। ओके। ट्रेकिया डिवाइड करता है और बनाता है प्राइमरी ब्रोंकाई। और ये डिवीजन किस लेवल पर होता है? एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरैसिक वर्टिब्रा, ठीक है। अब जैसे पेड़ में एक मेन ट्रंक होता है और उसके बाद डालियां होती है, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, तो सिमिलरली यहाँ पर भी बहुत सारे ऐसे, यहाँ पर ये मेन दो ब्रांच है, ठीक है। इसके बाद और डिवीजन होगा और ढेर सारी ब्रांचिंग होगी, उनको हम कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, फिर ब्रोंकियोल्स, और छोटा और पतली ब्रांच हो गई ब्रोंकियोल्स। उसके बाद आते हैं टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या क्या इसके बाद आएगा हमारा? यहाँ पर आएगा प्राइमरी ब्रोंकाई के बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई। अब देखो यहाँ पर हम बोल रहे हैं ब्रोंकाई, कहीं कहीं पर लिखा हो सकता है ब्रोंकस,
तो ब्रोंकस क्या होता है? सिंगुलर। जब हम ब्रोंकस बोलेंगे मतलब सिंगुलर, जब हम ब्रोंकाई बोलते हैं तो मतलब वो हो जाता है प्लूरल। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है। देखो सेकेंडरी के बाद आगे डिवीजन क्या होगा? टर्शरी। टर्शरी ब्रोंकाई या ब्रोंकस बोल लो, कुछ भी बोल लो। इसके बाद और पतली डालियां, ठीक है, और पतली ब्रांचेस जो होती हैं उनको हम कहते हैं ब्रोंकियोल्स। टर्शरी ब्रोंकाई के बाद आता है ब्रोंकियोल्स। और इस ब्रोंक्यूल्स के बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल। टर्मिनल मतलब एंड वाला, ठीक है, इसके बाद आएगा एंड वाला जो ब्रांचिंग होती है, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। और टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स कहाँ खुलता है? टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो होता है वो एक बैग लाइक स्ट्रक्चर, एक बलून जैसा स्ट्रक्चर में खुलता है जिसको हम कहते हैं एल्वियोलाई। ठीक है, तो ये हमारा पूरा पाथ है। विंड पाइप के बाद हम यहाँ कंटिन्यू कर रहे थे। ठीक है, देखो ये हमारा पूरा पाथवे है कि एयर जो है वो एटमॉस्फेयर से हमारे सबसे पहले नॉस्ट्रल्स में आएगा, नॉस्ट्रल्स से नेजल चैम्बर में जाएगा, नेजल चैम्बर से फेरिंग्स में जाएगा, फेरिंग्स के बाद क्या आता है? लैरिंग्स। लैरिंग्स का ओपनिंग जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? वो ग्लॉटिस कहलाता है। उसके ऊपर ऐसे कवर करेगा एपिग्लॉटिस। जब भी फूड या वाटर जाएगा, ठीक है, तो जब भी हम फूड या वाटर हम कुछ भी खा रहे होते हैं या पानी पी रहे होते हैं तो उस टाइम सांस नहीं ले सकते हैं क्योंकि एपिग्लॉटिस जो है वो कवर करके रख लेगा। ठीक है, तो ज्यादा टाइम तक कभी भी पानी अगर पी रहे हो तो देखना कि ज्यादा टाइम तक पानी पी रहे हो तो एक टाइम के बाद रुकना पड़ता है क्योंकि सांस लेने के लिए सांस नहीं आती है। क्यों? क्योंकि एपिग्लॉटिस कवर करके रखेगा। यहाँ तक तो एयर आ जाएगा पर उसके आगे विंड पाइप में जा ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उसके बाद आ रहा है हमारा लैरिंग्स, ट्रेकिया, देन हमारे ब्रोंकाई और ब्रांचेस होंगे, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड देन एल्वियोलाई। अब ये एल्वियोलाई जो होता है वो एक बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें फाइनली हमारा एयर पहुंचता है। ठीक है, जब एयर पहुंच रहा है तो बलून फूल रहा है, जैसे एयर निकल रहा है बलून वापस से मतलब पूरा नहीं पिचकता है बट उसका साइज कम होगा। ठीक है, तो ये हमारा पूरा एक रेस्पिरेटरी पाथवे हो गया कि एयर कैसे आता है। अब सिमिलरली यहाँ तो हम बात किया कि ऑक्सीजन एल्वियोलाई तक पहुंच रहा है। अब एल्वियोलाई से जो भी एक्सचेंज होना होगा होगा। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो हम बाहर छोड़ते हैं वो भी ऐसे ही इसी पाथवे से आएगा। सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई में आएगा और इधर से वापस होते हुए बाहर। ठीक है, ऑक्सीजन इस पाथवे से आ रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे जाएगा। समझ में आया? तो ये पूरा पाथवे है कि हम ऑक्सीजन इनहेल कर रहे हैं तो किधर से किधर जा रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड जब एक्सहेल करते हैं तो किधर से किधर जाता है। ठीक है, अब एक चीज और यहाँ पर है, ये जो ट्रेकिया है, ट्रेकिया और जो भी ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है इसमें सब में एक सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होता है। ठीक है, पूरे में देखो यहाँ पर ट्रेकिया शुरू हो रहा है, ट्रेकिया में इस तरीके से सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगे पूरे में, ऑल अलोंग द ट्रेकिया, ऑल अलोंग द ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। इस तरीके से यहाँ पर और डिवीजन भी होंगे। यहाँ पर जैसे प्राइमरी ब्रोंकाई आ रहा है ये और डिवाइड कर रहा है, फिर इसके और ब्रांचेस बन रहे हैं। सिमिलरली यहाँ पर और ब्रांचेस बन रहे हैं। इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं लंग्स को। यहाँ पर और ब्रांचिंग हो रही है। ठीक है, अल्टीमेटली कहाँ जाएगा? एल्वियोलाई में। ये एल्वियोलाई जो होता है बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है और यह कहाँ तक ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स प्रेजेंट होंगे? ये सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स को छोड़ के बाकी सारे ब्रांचिंग में होंगे। ट्रेकिया, प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्शरी ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स, ठीक है, वहां तक होंगे सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स में नहीं होंगे। तो हम यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस वाले पोर्शन में नहीं होगा। टर्मिनल ब्रोंक्यूल जो कि एल्वियोलाई में खुलेगा वहां पर नहीं होता है। अब इन सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स का काम क्या है इसको हम मेंशन कर दे रहे हैं।
सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स मतलब कार्टिलेज के बने होते हैं। अब देखो ये सी शेप्ड ही क्यों है और यहाँ पर क्यों प्रेजेंट है। पहली बात तो ये प्रेजेंट है ताकि ये होल्ड करके रखे उसका शेप। जो भी पाइप है हमारा, पाइप में से क्या जा रहा है, एयर जा रहा है। पाइप फ्लेक्सिबल है, रिजिड नहीं है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, तो एयर जा रहा है, एयर जाएगा, किसी टाइम पर एयर नहीं होगा तो क्या हो सकता है, पाइप जो हमारा है ये पिचक सकता है, ठीक है, कोलैप्स हो सकता है। उसको कोलैप्स होने से बचाना है, इस वजह से ये जो रिंग्स होते हैं वो उसका जो शेप है उसको मेंटेन करके रखते हैं, ठीक है, पहला ये फंक्शन। अब सी शेप्ड ही क्यों है, पूरे में तो हो सकते थे ना, अगर मान लो ये पाइप है तो पूरे में हो सकते थे और अच्छे से शेप मेंटेन करेंगे, पर ऐसा नहीं होता है। सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं क्योंकि सी शेप्ड कार्टिलेजिनस रिंग्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं ताकि जो भी फूड, अब पीछे क्या है हमारे पास, फूड पाइप है, ठीक है, मान लो ये हमारा विंड पाइप है, इसके पीछे फूड पाइप है, तो फूड पाइप में से जब भी फूड जाता है तो वो एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट करके जाता है। पहले थोड़ा सा फूलेगा, फिर पिचकेगा, फिर फूलेगा, फिर पिचकेगा, इस तरीके से जाता है। तो फूड को जब फूड पास होता है तो वहाँ पर थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाने के लिए पीछे के साइड कार्टिलेजिनस रिंग्स जो होते हैं वो नहीं होते हैं। समझ में आया, सिर्फ आगे के साइड होते हैं ताकि फूड को पास करने के लिए जो है वो स्पेस मिल सके, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिल सके फूड पाइप को। ओके, ये यहाँ तक हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है रेस्पिरेटरी पाथवे। इसके बाद हमारा होगा कि जो भी मैकेनिज्म्स है ब्रीदिंग में, कौन कौन से मैकेनिज्म्स यूज़ होते हैं, और फिर हम करेंगे पल्मोनरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़, जो कि हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच, आज के लिए यहीं तक रखते हैं।